दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। सफलता की क्या परिभाषा है? गुप्ता जी सेठी जी की तारीफ करें, सेठी जी गोयल साहब की तारीफ करें और गोयल साहब फिर से गुप्ता जी की तारीफ कर दें। क्या यही सफलता की परिभाषा है? मैं आपकी तारीफ करूं, आप मेरी तारीफ करें। सफलता वो है कि हमने हासिल क्या किया। हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के विभिन्न चैप्टर द्वारा आयोजित किया गया एक महासम्मेलन। पूरे दिन तरह तरह की विचार विमर्श होते रहे, तरह तरह की वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की गई। वर्कशॉप को आप हिंदी में समझ लीजिए, बातचीत आयोजित की गई। वहां कुछ बनाना सिखाना नहीं, कोई चलाया गया प्रोग्राम। बातचीत को भी आजकल अंग्रेजी में वर्कशॉप बोलते हैं। और एक महत्वपूर्ण काम किया गया, कॉकटेल विद डिनर। क्योंकि अगर कॉकटेल विद डिनर ना हो तो इस तरह की परिचर्चाओं में, इस तरह के समागमों में लोग आए ना। खैर, उससे अगले दिन स्मार्ट हैबिटेट फाउंडेशन ने एक आयोजन कर रखा था जिसमें मैंने शिरकत की थी। पूरे दिन का इनका भी कार्यक्रम था। बहुत बड़े दिग्गजों को इन्होंने आमंत्रित किया हुआ था विभिन्न प्रकार की जानकारी देने के लिए। लैंड पोर्ट, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, रेलवे, यहाँ के बहुत सारे महारथियों को बुला रखा था जिन्होंने इन क्षेत्रों में भावी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कैसे रेलवे स्टेशन की परिकल्पना भविष्य में होगी, किस प्रकार के रेलवे स्टेशन बनेंगे, किस प्रकार के एयरपोर्ट्स बनेंगे, किस प्रकार के सी पोर्ट बनेंगे, किस प्रकार से छोटे छोटे शहरों में भी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स का विकास होगा, कैसे रेलवे की फालतू पड़ी जमीन पे विकास होगा, कैसे वहां पर गतिविधियां होंगी, कैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के बारे में सोचा जा रहा है, कैसे सारी चीजों को, मेट्रो की यात्रा को, बस की यात्रा को, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की यात्रा को आपस में जोड़ने की कोशिश हो रही है, कैसे सिर्फ एक ही कार्ड से आप सब जगह भुगतान कर पाएंगे। इस तरह की बहुत सारी परिचर्चाएं हुई। बहुत सारे सीनियर आर्किटेक्ट्स ने जो उनके भावी योजनाएं हैं उसके बारे में प्रेजेंटेशन दिए। अमृतसर एयरपोर्ट का हमने प्रेजेंटेशन देखा और कई एयरपोर्ट्स के प्रेजेंटेशन देखे। चरणजीत शाह साहब ने अपनी संस्था के सहयोग से और साथियों के सहयोग से इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। देश भर से विख्यात और प्रसिद्ध आर्किटेक्ट्स के अंदर शिरकत करने के लिए आए हुए थे। वहां पर ही मेरी मुलाकात आईआईए के कुछ वरिष्ठ नेताओं से हो गई। मैं नेता शब्द का इस्तेमाल करता हूं, शायद लोगों को नहीं अच्छा लगे, लेकिन नेता है तो नेता है। जो नेतृत्व करे वो नेता है, चाहे अच्छा नेतृत्व करे या बुरा करे, है तो नेता ही। उन्होंने मेरे को बताया कि इस उनके समागम में, आईआईए के समागम में कितना शानदार प्रोग्राम था। उन्होंने मेरे को बताया कि बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि प्रगति मैदान जैसे कन्वेंशन सेंटर में इस तरह का आयोजन किया गया जहां आईआईए के विभिन्न चैप्टर्स ने शिरकत की और कंधे से कंधा मिलाकर भावी योजनाओं के बारे में बातचीत की। दोस्तों, जो लोग अपने भूतकाल से कुछ नहीं सीखते वो भविष्य काल में भी अंधकार में ही घूमेंगे। भूतकाल में क्या हुआ? आईआईए की पिछले 20-30 साल की अगर आप गतिविधि देखें तो उन्होंने हासिल कम किया, खोया ज्यादा। देश भर में फर्जी आर्किटेक्ट्स जहां 30 साल पहले मुश्किल से 5-7 हजार थे, अब लाखों में है। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए आईआईए के इम्तिहान देकर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्ट्रेशन का मार्ग प्रशस्त था, ये पिछले कई सालों से बंद हो गया है। युवा आर्किटेक्ट्स को रोजगार मिल जाता था, इंटर्नशिप मिल जाती थी। अब रोजगार की बात तो दूर है, अधिकतर युवा आर्किटेक्ट्स
या जो फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट पास करके निकल रहे हैं उनको इंटर्नशिप तक नहीं मिल पा रही ऑफिस में। हमारे देश में इतने सारे प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट नहीं है कि हर साल 25,000 फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग दे सकें। अब जब प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स की संख्या बहुत कम है तो लाजमी बात है जो ट्रेनी आर्किटेक्ट या ट्रेनी स्टूडेंट्स वहां पर जाएंगे उनको किसी प्रकार की ऑनरेरियम देने में या किसी प्रकार का मेहनताना देने में आनाकानी होगी। पिछले 25-30 साल से काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ इनका कोई बहुत बढ़िया तालमेल नहीं रहा आईआईए वालों का, और विदेशों की तर्ज के आधार पर ये लोग, रीबा की तर्ज के आधार पर ये लोग कोशिश करते रहे कि आर्किटेक्ट्स के लिए लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम हो या एग्जिट एग्जाम हो। विभिन्न प्रकार की रूपरेखाएं बनाई गई, विभिन्न प्रकार की कमेटियां बनाई गई। पिछले 25-30 साल में लोग यही करते रहे, और मजेदार बात यह है कि वो योजना भी इनकी सफल नहीं हो पाई और ना कभी होगी। जब इंजीनियर्स को एग्जाम पास करने के बाद बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराने के लिए कोई फर्दर एग्जाम नहीं देना पड़ता, जब डॉक्टर्स को कोई फर्दर एग्जाम नहीं देना पड़ता, जब लॉयर्स को कोई फर्दर एग्जाम नहीं देना पड़ता, और आर्किटेक्ट्स को पहले कभी फर्दर एग्जाम नहीं देना पड़ा, मैंने कभी कोई फर्दर एग्जाम नहीं दिया आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन करने के बाद, काउंसिल ने मेरे को पंजीकृत किया। तो इन अति विद्वानों के दिमाग में कहां से आया कि हम इनका इम्तिहान लेंगे, जो लोग सक्सेसफुल होंगे उन्हीं को हम लाइसेंस टू प्रैक्टिस देंगे, उन्हीं को रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जाएगा। उससे पहले 2-3 साल किसी प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट के पास काम करें, जिसके पास काम करें उसकी भी कम से कम 5 साल की प्रैक्टिस हो। अजीबो गरीब सी इनकी शर्तें, अजीबो गरीब सी इनकी सोच, अजीबो गरीब सी विदेशी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स की कॉपी की हुई सोच। वहां भी कुछ हासिल नहीं हुआ, ना वहां का हासिल हुआ ना यहां हासिल हुआ। अब इनकी परिस्थिति आधा तीतर आधा बटेर की है। ये लोग अपनी सेमिनार्स में, अपनी वेबिनार्स में, अपने आयोजनों में, अपने समागमों में क्या बात करते हैं? स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। ये लोग बात करते हैं अर्बन प्लानिंग की, बिल्ट एनवायरनमेंट की। वो सारी बातें करते हैं जो आर्किटेक्चर कॉलेज में मेरे को और आपको पढ़ा दी गई। इस सब्जेक्ट पे, इन सब्जेक्ट्स पे ढेरों पुस्तकें हैं, ढेरों यूट्यूब पे वीडियोस डले हुए हैं, ढेरों प्रेजेंटेशन जगह जगह उपलब्ध हैं। कुछ नया नहीं है इनके पास। बिजली बचाने की बात करते हैं, कार्बन पॉइंट्स की बात करते हैं, ग्रीन एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ग्रीन बिल्डिंग्स की बात करते हैं, ईसीबीसी की बात करते हैं, और तरह तरह की अजीबोगरीब से इनके प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें ना एग्जिस्टिंग आर्किटेक्ट्स के लिए कुछ विचार करने का होता है, ना समझने का होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि देश में सभी प्रकार के नीति निर्धारण के फैसले या तो राजनीतिज्ञ करते हैं या आईएएस ऑफिसर करते हैं। ना तो आईआईए वालों का राजनीतिज्ञों से कोई अच्छे संबंध है, ना आईएएस ऑफिसर से। कभी आईआईए वालों ने, किसी भी चैप्टर ने, चाहे वो बॉम्बे वाला ऑफिस हो, चाहे दिल्ली वाले हों, चाहे उत्तर भारत वाले हों, पंजाब वाले हों, हरियाणा वाले हों, दक्षिण भारत वाले हों, किसी आईआईए वाले ने कभी कोई ऐसा प्रोग्राम आयोजित नहीं किया जहां पर एजुकेशन मिनिस्टर को बुला के उसके सामने आर्किटेक्चर एजुकेशन और आर्किटेक्चर से संबंधित समस्याएं रखी। कोई इन्होंने कभी सफेद पत्र, इसको हम श्वेत पत्र बोलते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा तैयार नहीं किया जहां पर इन्होंने सरकार से मांग की हो कि आर्किटेक्चर प्रोफेशन और आर्किटेक्चर एजुकेशन के फ्यूचर के लिए ये चीजों में सुधार होना चाहिए। आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट का पिछले 25-30 साल से लोग ढोल पीटते रहे, और जो अमेंडमेंट के लिए इन्होंने 4 लाइनें भेजी, उसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि आर्किटेक्चर प्रैक्टिस पे आर्किटेक्ट्स का एकाधिकार हो। आज जब देश भर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की मिलकर भागीदारी करने की बात हो रही है, यह आर्किटेक्चर प्रैक्टिस पे, आर्किटेक्चर सर्विसेज पे
आर्किड्स के एक अधिकार की बात करते हैं और ये चाह रहे हैं कि उस तरीके का कोई अमेंडमेंट आर्किड्स एक्ट में हो जाए ताकि इंजीनियर्स भवन निर्माण के क्षेत्र में काम ना कर सकें। ये एक बहुत छोटी और बहुत घटिया सोच है। आज भवन निर्माण का क्षेत्र इतना टेक्निकल हो चुका है, इतने सारे आयाम उसके अंदर जुड़ गए हैं कि आप बगैर इंजीनियर्स की सहायता के, बगैर इंजीनियर्स की योगदान के उसको पूरा करने की सोच नहीं सकते। सरकार जो बड़े बड़े टेंडर इनवाइट करती है कंसल्टेंसी के लिए, उसमें भी सरकार कंसल्टेंट शब्द की बात कहती है, कंसल्टेंट की मांग करती है, आर्किटेक्ट या इंजीनियर की बात नहीं करती। तो यही ऐसा कारण है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का जब तक मैं सदस्य रहा, अपनी बात वहां पर उनकी मीटिंग्स में प्रबल रूप से मैंने उठाई और जब मैंने उसका परिणाम देखा, इनकी गतिविधियां देखी, तो मुझे उचित यही लगा कि मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट से बाहर रहूं। कम से कम मैं बाहर रह के अपनी बात तो सफल रूप में उठा सकता हूं, प्रमुख रूप से उठा सकता हूं और बेबाक होकर कह सकता हूं। जिन लोगों के साथ मैं उठ बैठ रहा हूं, उनको उन्हीं की मीटिंग में मैं शर्मिंदा नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से मैं वो सारी बातें सामने रख सकता हूं जो युवा आर्किटेक्ट्स की इनसे अपेक्षाएं हैं। मेरे को जगह जगह कार्यक्रमों में लोग मिलते हैं, वो कहते हैं सर आपका वीडियो देखा, सिर्फ आप ही एकमात्र रूप से हमारी बात उठा रहे हो। पिछले दिनों बहुत सारे डिप्लोमा कॉलेज के अप्रूवल नहीं मिले थे, जिसको प्रयास किया गया, मैंने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से संपर्क साधा और करीब 450 सीटों पर एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया जो बंद पड़ी हुई थी। इस तरह के मामलों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के वरिष्ठ सदस्य कोई सार्थक प्रयास नहीं करते। फर्जी आर्किटेक्ट के मामले में कोई सार्थक प्रयास नहीं है। जगह जगह म्यूनिसिपैलिटीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज आर्किटेक्ट से एम्पैनलमेंट के नाम पे पैसे ले रही हैं, उसको ये रोक नहीं पाए। जगह जगह डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कमेटीज आर्किटेक्चर ड्राइंग सबमिट करने के लिए, एक्सेस देने के लिए सॉफ्टवेयर बेच रही हैं आर्किटेक्ट्स को। इसका विरोध नहीं कर पाएगी। क्या जब चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको कोई सॉफ्टवेयर बेचता है? पिछले दिनों अदालतों में भी ऑनलाइन केसेस फाइल होने शुरू हो गए थे, तो क्या अदालतों ने वकीलों को कोई सॉफ्टवेयर बेचा? सॉफ्टवेयर कोई बेचा ऐसा जिसमें वकीलों से पैसे लिए गए हों कि भाई अगर आपको ऑनलाइन केस फाइल करना है तो फलानी ढिकानी कंपनी का सॉफ्टवेयर खरीदिए? इस तरह के मामले उठाने में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के सदस्य पूरी तरह विफल है। ये अपनी हरियाणा वाले दिल्ली वालों की, दिल्ली वाले पंजाब वालों की, पंजाब वाले फरीदाबाद वालों की, फरीदाबाद वाले नोएडा वालों की पीठा थपथपाते रहे, उससे हासिल कुछ नहीं होगा। दोस्तों, लगातार मैं आपसे संवाद कायम रख रहा हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के बारे में भी, आर्किटेक्चर प्रोफेशन के बारे में भी, आर्किटेक्चर एजुकेशन के बारे में मेरा संवाद लगातार जारी रहेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के सोए हुए लोगों को या जागे हुए लोगों को जो सोने का नाटक कर रहे हैं, उनको जगाने का प्रयास निरंतर मेरा जारी रहेगा। और मेरी सारे युवा आर्किटेक्ट से यही अपील है कि आप भी चुप ना बैठे। जो भी आपको ठीक लगता है, जो भी आप में ज़्यादा ऊर्जा है, ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा आपकी एक्सपोजर आपको जीवन में मिला है, तो जो भी आपकी समझ बूझ है उसके हिसाब से जिस भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के चैप्टर के आप सदस्य हैं, वहाँ पर अपनी मांग उनके सामने रखें, उनको सुझाव दें। हो सकता है कि आपके सुझावों पे अमल करके इस दिशा में कुछ अच्छे सार्थक प्रयास हो पाए ना।